हेलो एवरीवन। यूथ पावर एकेडमी में हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स का क्लास ले आते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज डेली जो भी आपके जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारी डेली मैगजीन्स होती हैं, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ हमारी मंथली मैगजीन्स भी हैं। मंथली मैगजीन्स की बात करें तो 3 सीरीज़ उसकी चलती है। हमारी फटाफट सीरीज़ है, जो आपके किसी भी एग्ज़ामिनेशन में एंड टाइम में रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मंथली मैगज़ीन आप पढ़ सकते हैं, पूरे मंथ का जो भी करंट अफेयर्स रहता है इम्पोर्टेंट्स। उसके अलावा हमारा डिटेल एक मेन कोर्स की मैगज़ीन है, जिसमें भी आपको टॉपिक वाइज़ चीज़ें कराई जाती हैं। तो ये सारे लिंक्स आपको गूगल पे प्रोवाइड किए गए हैं। गूगल पे आप जाके फॉर्म फिल करिए और अपनी जो मंथली मैगजीन्स हैं उनको आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप हमसे जुड़िए। तो 4 नवंबर का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात कर लें तो मेन जो टॉपिक्स हैं वो है नीदरलैंड रिटर्न करेगा, एक इजिप्शियन स्कल्पचर है जो कि चोरी हुआ था तो उसको वो वापस करेगा। इसके अलावा केरला स्टेट फिल्म अवार्ड है। साथ ही साथ ऋत्विक घटक ये एक सिनेमाटोग्राफर रहे हैं और इनका जो है वो 100 साल मनाया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में अफगानिस्तान में काफी अर्थक्वेक आया है और ये का रीजन अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा केरला ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर दिया है, तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। फिर दिल्ली में जू में एलिफेंट शंकर इनकी डेथ हुई थी और इनका जो कॉज था उसका जो वायरस है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो तंजानिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो वायलेंस हुआ है, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन स्पेशल। फिर इसके अलावा दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेके सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है। फिर हाई सीज ट्रीटी और मैरीन बायोडायवर्सिटी। इकॉनमी में देखें हम तो आईपीपीबी और ईपीएफओ का पार्टनरशिप हुआ है टू प्रोवाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ यूएस सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स। साथ ही साथ डीकार्बोनाइजिंग इंडियाज पावर ग्रिड, तो इन पे हम डिटेल में देखेंगे चीजों को क्या है ये। फिर इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व और कंजर्वेशन एफर्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो यूएई में इंडिया का योगा इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया जाएगा। फिर साइंस टेक्नोलॉजी पेपर 3 की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो क्लाउड सीडिंग है ट्रायल्स हो रहे हैं, क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा ईएसटीआईसी, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने एड्रेस किया। इंडियन साइंस कांग्रेस होती थी, उसका नाम चेंज करके अब इसको फिर से नया नाम दिया गया है और इसमें जो भी चीजें हुए हैं इसको हम देखेंगे। फिर भारत बायोटेक सेल एंड जीन थेरेपी, इस ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और स्पोर्ट्स की अगर हम बात कर लें तो इंडिया की जो वुमेन टीम है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती है और जो रिवॉर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा ओल्डेस्ट ओलंपियन थे, उनका डेथ हुआ। तो ये सारे आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब चैनल पे आप हमसे जुड़िए, टेलीग्राम पे आप जुड़िए ताकि आपको पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो नीदरलैंड रिटर्न करेगा एक पुराना इजिप्शियन स्कल्पचर है इसे, और ये 3500 ईयर ओल्ड स्कल्पचर है और ये अनाउंस किया गया नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं डिक शॉफ के द्वारा। ये कायरो विजिट पे गए थे इजिप्ट और
ये जो आर्टिफैक्ट है, ये वहां पे फाराहो टुटमोस थ्री, उनका जो साम्राज्य था उसके बारे, उस टाइम पे जो चीजें होती थी उसको ये दर्शाता है। और इसको जो है वो एक डच फेयर हुआ था, आर्ट फेयर 2022 में, तो उस टाइम पे इसको लिया गया था। और इसको लेके सस्पेशन था, तो इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और पाया गया कि इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट किया गया है। और 2011 का अरब स्प्रिंग हुआ था, तो उस टाइम पे ये इसको वापस इसको भेजा गया था। तो चूंकि अगर हम देखें तो जितनी भी ऐसी ऐतिहासिक चीजें होती हैं जिनका काफी इंपॉर्टेंस रहता है, जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको उसका इलीगल ट्रेड नहीं हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रीटी है उसके लिए। और बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं कि कॉलोनियल रूल के दौरान या कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो भी चीजें हैं वो वापस से इनकी जो ओरिजिनल कंट्री है वहां पे इनको रिस्टोर किया जाए, ताकि जो नेशनल हेरिटेज और आइडेंटिटी है उसको देखा जा सके। और इसके लिए यूनेस्को का है कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये डायनेस्टी का नाम याद रखिएगा, साथ ही साथ ये कहाँ का है ये याद रखिएगा। फिर बाकी के जो आर्टिकल्स है वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें एक डायरेक्टर हैं ऋत्विक घटक, उनके लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं। और क्या क्या उन्होंने, क्या सिनेमा में उनका कंट्रीब्यूशन रहा। साथ ही साथ अगर हम जीएस पेपर वन में ही ज्योग्राफी सेक्टर की बात करें तो अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया है, 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। और मज़ार शरीफ के पास ये आया, जिसकी वजह से 7 डेथ्स हुई हैं और माना जा रहा है 150 इंजरीज हुई हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम अफगानिस्तान में इसके पहले भी काफी सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो ये रिलेटेड है कि कहाँ क्यों इतना यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो इसका जो लोकेशन है वो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट पे है, और ये बॉर्डर करता है इंडियन प्लेट से। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पे सिस्मिकली इस रीजन को काफी एक्टिव माना जाता है। ये दोनों ही जो है वो नॉर्थवर्ड इनका मूवमेंट चल रहा है, और इसकी वजह से अफगानिस्तान में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। फिर नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है जो इंडियन प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का, उसकी वजह से ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं। तो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा रीजन जो है वो अर्थक्वेक्स के लिए प्रोन है। और अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो काबुल में एवरेज जो अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हुआ है लास्ट ईयर, वो अप्रोक्सीमेटली $17 मिलियन के लगभग है। तो ये पूरा रीजन जो है वो, जो अफगानिस्तान का माउंटेनियस रीजन है, ये फ्रीक्वेंट अर्थ के क्वेक के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। तो अफगानिस्तान का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, देखिए यहाँ पे कैसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि ये यहाँ पे जो सिस्मिक एक्टिविटी है वो किस कारण से होती है। कई यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि आपस में कन्वर्ज होती हैं, इनकी वजह से ये पूरा जो एरिया है वो हाईली वल्नरेबल है, प्रोन है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ज्योग्राफी में ये आ सकता है। फिर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है और इसमें 56,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे कराया गया अक्रॉस 61 कंट्रीज। और यहाँ पे मेजर किया गया लेवल ऑफ नेचर कनेक्टेडनेस। और ये जो रिपोर्ट है इसमें पाया गया कि नेपाल की जो रैंकिंग है वो सबसे ज्यादा है, यहाँ पे हाईएस्ट है नेचर कनेक्टेडनेस। इसका मतलब है कि कितना जो इंडिविजुअल्स हैं वो नेचुरल वर्ल्ड से जो है वो जुड़े हुए हैं, कैसा उनका रिलेशन है, क्या फ्लोरा फौना है, पूरा क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है इंडिविजुअल्स की साइकोलॉजिकल हेल्थ पे। और नेपाल की पोजीशन के बारे में देखें तो ये टॉप पे है। इसके बाद आपका ईरान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश है।
इंडिया को 22nd प्लेस पे रखा गया है। बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि है यूके, स्पेन, जर्मनी, कनाडा, इनका जो रैंकिंग है वो काफी कम है कंपेयर टू एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पे रिसर्च में पाया गया कि इन कंट्रीज में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है स्पिरिचुअलिटी और नेचर कनेक्टेडनेस का। तो ये भी आपका जो ये रैंकिंग है ये याद रखिएगा। फिर दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में, दिल्ली जू में शंकर एक अफ्रीकन एलिफेंट था। ये पिछली सितंबर में जो है डेथ हो गई। और उसके बाद जो फाइंडिंग्स पाई गई, ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी आई है, और ये ऑटोप्सी रिपोर्ट जो है वो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से आई है। और बताया गया है कि इसका जो डेथ है वो इंसेफेलो मायोकार्डाइटिस वायरस की वजह से हुआ है। ये एक रेयर रोडेंट बॉर्न वायरस होता है। ये एलिफेंट 29 ईयर्स ओल्ड था और इसे नवंबर 1998 में डिप्लोमेटिक गिफ्ट के तौर पे लेके आया गया था। और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा, उनके इनको ये गिफ्ट में मिला था। और ईएमसीवी की अगर हम बात करें तो ये काफी रेयर डिजीज होती है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो जल्दी विजिबल नहीं होते हैं, और इसी की वजह से इनका डेथ हुआ। तो जो डिजीज का नाम है वायरस का, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसकी वजह से हार्ट पे बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ जो है वो ब्लीडिंग होती है, और इसके अलावा फुट और माउथ डिजीज भी देखने को मिलता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये पता लगाया गया है कि इसकी जो डेथ हुई उसका क्या कारण था। फिर भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ कोलकाता में। वहां पे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उन्होंने बोला कि इंडिया जो फॉरेन कंट्रीज हैं, ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंडिया में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहाँ का जो डायनामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और ये जो एनिवर्सरी मनाई गई इसकी थीम थी इंडिया एट द रेट ऑफ 100 एन एज ऑफ अ न्यू डॉन। तो इसका थीम याद रखिएगा। भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये स्टैब्लिश हुआ था 1900 में, और ये इंडिया का ओल्डेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रमोटिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। तो अब चूंकि इसके 100 साल पूरे हो गए हैं, तो ये इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो द हाई सीज ट्रीटी एंड मैरीन बायोडाइवर्सिटी, ये हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसको 60 कंट्रीज के द्वारा रेटिफाई किया गया सितंबर में, और 2026 जनवरी से ये इन्फोर्समेंट में आ जाएगा, लागू हो जाएगा। और हाई सीज ट्रीटी की अगर हम बात कर लें तो इसका एम है सस्टेनेबल प्रिजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मेरीन बायोडाइवर्सिटी। और साथ ही साथ मेरीन बायोडाइवर्सिटी पे जो भी थ्रेट्स हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और ओवर फिशिंग, उसको देखना। और पहले इसे जाना जाता था बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन या बीबीएनजे एग्रीमेंट के नाम से। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाता है जिसके तहत जो ग्लोबल मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको गवर्न किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा। साथ ही साथ जो मेरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको एक कॉमन हेरिटेज माना जाता है ह्यूमन काइंड के लिए। और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि जो भी चीजें हैं उनका एक फेयर और इक्विटेबल जो है बेनिफिट जो है वो उसको शेयर किया जाएगा बिटवीन ह्यूमन काइंड, इन लोगों के बीच में। इसके ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स, इसके अलावा मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, इन पे फोकस रहेगा। और इसमें मैंडेटरी किया गया है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो भी एक्टिविटीज होती हैं सी के नियर एरियाज में ट्रांस बाउंड्री पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इस इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो 2004 में यूएन का जनरल असेंबली कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे ये निकल के आया था। और इसमें 1982 में यूएन कन्वेंशन हुआ था ऑन द लॉज ऑफ द सी। तो उसका जो वर्किंग ग्रुप था उस पर बातचीत हुई थी और बोला गया था कि आगे चल के कैसे जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करना है, इस पे काम किया जाएगा। फिर 2001 से इस पे निगोसिएशंस चल रहे थे,
और अभी जो है वो इसमें सितंबर में जो है वो एक कंसेंसस बना और जो कंट्रीज हैं उनमें काफी सारी कंट्रीज ने साइन किया इस पे। तो अब ये नेक्स्ट ईयर से इन्फोर्समेंट ये जो है ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड नीति आयोग की तरफ से रोड मैप निकाला गया है फॉर टेक्नोलॉजी लेड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका जो रोड मैप है इसको नाम दिया गया है री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर, अ रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये गुजरात के गांधीनगर में ये लॉन्च किया गया है। और इसके तहत एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, एक पूरा प्लान बनाया जाएगा। और इसमें क्लाइमेट रिजिलियंट सीड्स, डिजिटल ट्विंस, एग्रीकल्चर, एआई, एडवांस मैकेनाइजेशन, इन सब चीजों का यूज किया जाएगा ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको और बेहतर बनाया जा सके और उसमें भी रिफॉर्म्स ले आए जा सके। इसमें जो फार्मर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एस्पायरिंग, ट्रांजिशनिंग और एडवांस्ड। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जाएंगे जो कमर्शियल ग्रोवर्स हैं, जो स्मॉल होल्डर्स हैं उनको, उनके लिए। और इसमें बहुत सारी इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है जैसे कि डिजिटल क्रॉप सर्वे, डिजिटल एग्री फार्म रजिस्ट्री, आई खेडूत पोर्टल। और गुजरात की बात करें तो यहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है ताकि फार्मिंग के हर क्षेत्र पे काम हो सके और जो इनोवेशंस हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके ताकि जो क्रॉप में जो डिजीजेस होती हैं उनसे लड़ा जा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और नेक्स्ट जनरेशन जो सीड्स हैं उनको डेवलप किया जा सके ताकि जो फार्मिंग कॉस्ट है उसमें कमी आए और प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा हो। तो ये मेंस में ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और ईपीएफओ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी इन्वॉल्व है। और इसका उद्देश्य है डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पेंशनर्स को, जिन्हें एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत जो है वो बेनिफिट मिलता है। तो इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है और ये जो पार्टनरशिप हुई है इसका उद्देश्य है एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सटेंड करना, ऐसे भी नेटवर्क्स वहां तक जाना जहां तक अ, जो पोस्ट बैंक है उसकी टेक्नोलॉजी है। और इसका जो बेनिफिट है वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के जो लोग हैं उनको ज्यादा मिलेगा और उनको टाइम पे अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म होता है उसको सबमिट करने में सुविधा रहेगी, कन्वीनियंट रहेगा उनके लिए। और ये पूरा जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ लिविंग जो विजन है उससे प्रेरित है। इंडिया के पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डोर स्टेप सर्विस ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इन 2020। और इसके तहत जो पेंशनर्स हैं उनको जीवन प्रमाण पत्र जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जनरेट किया जाता है। और इसके लिए आधार को आधार की जो है वो सर्विसेज ली जाती हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से होता है कि जो पेंशनर्स हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पे जमा कर सकें। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में ये आता है। ये भारत सरकार की 100% इक्विटी ओन कंपनी है और इसको लॉन्च किया गया था ऑन सितंबर 1 2018। और इसका उद्देश्य है कॉमन लोगों तक मोस्ट एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और ट्रस्टेड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना। इनका जो एक और उद्देश्य है वो है कि ऐसी जनता जो बैंकिंग सर्विसेज का लाभ लेती है, जो अनबैंक्ड लोग हैं उन्हें भी जो है वो इसमें इंक्लूड करना पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिया के पावर ग्रिड से रिलेटेड है और इसमें बताया गया है कि कैसे जो पावर ग्रिड है उसका डीकार्बनाइजेशन हो रहा है। जून 2025 तक की बात करें तो जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं हमारे वो लगभग 50% बन गए हैं इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है। और अगर हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात करें
तो ग्रिड इमिशन फैक्टर ये एक मेजर होता है कार्बन इंटेंसिटी का ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बढ़ा है 0.703 था 2020 में, तो ये बढ़ के 0.727 हुआ है। और लेकिन जो पूरी जो टोटल क्लीन एनर्जी है उसका जो है वो डेवलपमेंट मतलब वो ज्यादा से ज्यादा बन रही है। और भारत का ये प्लान है कि आगे आने वाले समय में जो इमिशंस है उनको कम किया जाए और एक ग्रीनर इकोनॉमी हम डेवलप कर सकें। और अगर हम 2025 और 19 की कंपैरिजन करें तो जो इमिशन इंटेंसिटी है उसमें काफी कमी आई है, 33% तक गिरावट दर्ज की गई है। और ये जो फाइंडिंग्स हैं ये यूएनएफसीसी की फोर्थ बायनियल रिपोर्ट में जो है उन्हें बताया गया है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत एक्टिव है अपने जो क्लाइमेट चेंज है उनको गोल्स को लेके। और काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से रेन्यूएबल एनर्जी में, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। और तो ये पूरा जो टॉपिक है ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और चूंकि अब ब्राजील में जो है वो समिट होने वाली है, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है, तो वहां पे भी और भी चीजें निकल के आएंगी। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी और डिकार्बनाइजेशन ये सब एनवायरनमेंट से जो रिलेटेड इश्यूज हैं ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिर इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व और कंजर्वेशन एफर्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में अगर देखा जाए तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि कवर करते हैं अराउंड 91,425 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और इसमें से 13 जो है वो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड किया गया 2025 में। और ये दर्शाता है जो इंडिया का कमिटमेंट है टुवर्ड्स ग्लोबल कंजर्वेशन। जो बजट है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का वो बढ़ के 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गया है 2025-26 में। और 3 नवंबर की अगर हम बात करें तो इस दिन इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व ये सेलिब्रेट होता है। और किस प्रकार जो नेचर है और जो कम्युनिटीज हैं वो एक साथ हारमोनियसली एग्जिस्ट कर सकती हैं, इस पे ये सारा काम होता है। और इसके लिए इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और कई सारी नेशनल इनिशिएटिव्स हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। इसके तहत जो बायोडायवर्सिटी है उसको कंजर्वेशन का काम चल रहा है। और ये जो प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये रिकॉग्नाइज करता है बायोस्फीयर रिजर्व को जब वो एक स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया होता है उसको अचीव कर लेते हैं। और इसमें फोकस किया जाता है बायोस्फीयर की किस प्रकार एसेस किया जाता है कि जो बायोस्फीयर है क्या चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज। पूरे इकोसिस्टम को स्टडी किया जाता है और क्या सोशल इकोनॉमिक रिलेशन है उसको देखने का काम भी करता है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑपरेट होता है यूनेस्को के मेंबर स्टेट गाइडेंस के अकॉर्डिंग। और इनका जो बॉडी है गवर्निंग बॉडी है वो है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और भारत की अगर हम बात कर लें तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट चीता है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ग्रीन इंडिया मिशन, ये सब इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट चीता अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है और उसके तहत जो चीता है वो इंडिया से खत्म हो गए थे तो उनको रिलोकेट किया जा रहा है मध्य प्रदेश के पुनू नेशनल पार्क, गांधी सागर पार्क में। इन्हें जो है वो नामीबिया से ले आया गया है और इनका जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने का काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप में एग्जाम में आ सकती हैं। फिर पेपर 3 की बात करें तो साइंस टेक्नोलॉजी में क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट निकला है और बताया गया है कि कैसे क्लाउड सीडिंग में क्या क्या होता है। इसमें स्प्रे किया जाता है सॉल्ट मिक्सचर का क्लाउड्स में और उसके लिए एयरक्राफ्ट माउंटेड फ्लेयर्स का यूज किया जाता है। और इसमें जो सॉल्ट मिक्सचर होता है वो इंड्यूस करता है आइस और वाटर वेपर को, जो कि वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म करते हैं और वो कंडेंस होके रेन बनाते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्लाउड सीडिंग की हिस्ट्री 1940s में इसकी शुरुआत हुई। जनरल इलेक्ट्रिक साइंटिस्ट थे विलियम शफेर और बर्नार्ड वॉनिगट। इन्होंने खोजा, इन्होंने ड्राई आइस का यूज किया आइस क्रिस्टल्स बनाने के लिए।
फिर उसके बाद ये 1950 और 60 में काफी प्रचलन में था। यूएस की गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट सिरस में इसका यूज किया। सोवियत प्रोटेक्टिंग मेग डे परेड्स में इसका यूज किया गया। क्लाउड मतलब आर्टिफिशियल रेन कराई गई। चाइना ने इसका यूज किया 2008 के ओलंपिक्स में। तो ये क्लाउड सीडिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पे इस बार काफी सारे बातें कही गई हैं। इंडिया की अगर हम बात कर ले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इनकी तरफ से 2009 में द क्लाउड एरोसॉल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट और केपेक्स को जो है वो शुरू किया गया, और इसके तहत जो है जो क्लाउड सीडिंग है उसको कराया गया, वर्षा कराई गई। और इसका यूज किया गया था सोलापुर महाराष्ट्र में, जो कि एक ड्रॉट प्रोन रीजन है। और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड को इंजेक्ट किया गया क्लाउड्स में, और उसके बाद बारिश हुई। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो काफी ट्रायल चल रहे हैं। आईआईटी कानपुर इसमें इन्वॉल्व है। शुरुआत के दिनों में अगर देखा जाए तो अभी उतनी सफलता इन्हें नहीं मिली है, बट कोशिश है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके वहां पे बारिश कराई जा सके। फिर इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC, इसकी शुरुआत हुई मंडे को। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने इंडिया की जो प्रायोरिटीज हैं उसके बारे में बताया। ESTIC या इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, ये रिप्लेस करेगा इंडियन साइंस कांग्रेस को, जो कि एक काफी सबसे पुराना जो है वो कांग्रेशन है साइंटिस्ट का। और इसका जो इतिहास है वो काफी पुराना है। इसका लास्ट सेशन 2023 में हुआ था। और इस पे साइंस से रिलेटेड चीजों पे जो है वो चर्चा होती है। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार पिछले दशक में जो है वो जो पेटेंट्स है उनका नंबर बढ़ा है। 17 गुना तक रजिस्टर्ड पेटेंट्स बढ़े हैं। साथ ही साथ डीप टेक स्टार्टअप जो है, इनकी भी संख्या बढ़ के 6,000 तक पहुंच गई है। और इंडिया की तरफ से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको स्टैब्लिश किया गया रिसर्च और डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर भारत बायोटेक ने एक एस्टैब्लिश किया है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन CRDMO, और इस पे सेल और जीन थेरेपी पे फोकस किया जाएगा। इसका उद्देश्य है ग्लोबल लाइफ साइंस को सपोर्ट करना, इनोवेटर्स हाई क्वालिटी को उनको बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जो है वो डेवलप करना डिफरेंट रेयर जेनेटिक डिजीजेस जो होती हैं, और बाकी अदर जो डिजीजेस होती हैं उनके लिए वैक्सीन्स वगैरह। ये जो यूनिट है इसको नाम दिया गया है UC लियोन। और तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका नाम जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम स्पोर्ट्स सेक्शन को देख लें तो हॉकी इंडिया अपना लॉन्च करेगा सेंटिनरी सेलिब्रेशंस। 100 साल हो गए हैं भारतीय हॉकी के। 7 नवंबर 2025 को हो जाएंगे। और ये जो सेलिब्रेशंस है वो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में होंगे। और इसमें जो ओलंपियंस हैं जिन्होंने हॉकी के क्षेत्र में ओलंपिक जीता, उनको इसमें इन्वॉल्व होंगे। और हॉकी फेडरेशन की बात कर लें तो इंडियन हॉकी फेडरेशन 7 नवंबर 1925 में एग्जिस्टेंट में आया था। और इस सेलिब्रेशन में 1000 हॉकी मैचेस जो हैं वो होंगे अक्रॉस 500 डिस्ट्रिक्ट्स पूरे कंट्री में। और इसमें 36,000 से ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व रहेंगे। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन, ये ट्रैक साइकिलिस्ट थे चार्ल्स कोस्टे। इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और फ्रांस के स्पोर्ट मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया। इन्होंने 1948 में ओलंपिक जीता था। लंदन ओलंपिक्स में ट्रैक साइकिलिंग में इन्होंने पदक जीता था। तो ये चूंकि सबसे पुराने ओल्डेस्ट थे तो इनके बारे में भी आ सकता है। तो ये आज का सारा इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स टॉपिक्स थे। और आप हमारे PDF मटेरियल को डेली पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो है वो चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं। और ये आपके एग्जामिनेशन में काफी बेनिफिशियल रहेगा। हमारे चैनल को यूट्यूब पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़िए, और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमसे कनेक्ट करिए।